आप एक ऐसा पुलिस वाला जिसको 27 साल हो गए सर्विस में, बहुत कम थाने ऐसे बचे हैं जहाँ पर उसने नौकरी नहीं की है, उस आदमी को आप पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं, वेल ट्रेंड आदमी। ये क्या नेशनल थ्रेट नहीं कि एक ट्रेंड किया हुआ इंडियन सोल्जर, और वो सोल्जर जो जम्मू कश्मीर जैसी एलीट पुलिस का आदमी है, उसको अब बगैर सोचे समझे जो है वो सीधा वहां से कर देते हैं। लेकिन इन्हीं सवालों को जब हमने मीडिया पे उठाया, एडमिनिस्ट्रेशन के भी कानून बचा अच्छे पुलिस वाला है, तो फिर उसको यहाँ से बाइफरकेट किया, बाकी वालों को वाघा बॉर्डर लेके उसको मेंटल लेके वापस। ये हमें कल पता चला है जब वहाँ से लोग वापस आए, उन्होंने कहते कि ये तो 8 ही नौमा का है हमारा, तो तब बताया कि जिसको रात को ही यहाँ से मेंटल लेके, तब ये गवर्नमेंट के दिमाग में और एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में ये तो पुलिस वाला इसको कैसे भेज दिया। तो मतलब 100 के आर्डर बनाए इन्होंने, 100 के आर्डर लिखे, और सरकार से गिला हमें ये कि सरकार का हम जान ले लेंगे, ठीक है जी। तो एक तरफ से हम दावा करते हैं कि वो जमीन हमारी, वो जगह हमारी है, वो लोग हमारे हैं। दूसरी तरफ से हम इनकार कैसे कर सकते हैं कि जो वहां पर छुपने के लिए गया था जंग के दरमियान और वापस अपने घर आ गया, तो वो पाकिस्तानी कैसे हो गया। यही सवाल था जिस सवाल को चिल्ला चिल्ला के मैं कल सरकार के सामने रखा था। इसके अंदर एक बड़ी लापरवाही है, ये आर्डर निकालने से पहले कम से कम इसके ऊपर एक्साइज होनी चाहिए थी कि किन लोगों के लिए आप निकालिए भाई, जो टूरिस्ट वीजे पे आए हुए हैं आपके, या यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म वीजे वाले आए हुए उनको निकालिए। उसके बाद एक दूसरा लॉ यहाँ पर कंट्राडिक्ट करता है, वो ये है कि भाई एक तरफ सरकार कहती है जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी रहने वाला, वो किसी भी स्टेट का कहीं का भी है, 15 साल अगर उसको हो गए तो उसको हम डोमिसाइल लेंगे, ये लॉ था। उसके मुताबिक आपको पता 55,000 के आसपास डोमिसाइल यहाँ पर दी गई है लोगों को, तो भाई ये 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो दूसरी तरफ से 55 साल वाले को जो डोमिसाइल मिली है उसको आपने पाकिस्तानी कैसे बना दिया, ये इनका खुद का ही लॉ। जो सफीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार मीडिया में जो है ये आ रहे हैं, और कुछ एक फैमिलियों की खासकर अगर हम बात करें तो उनकी मदद के लिए काफ़ी ज़ोर लगा रहे थे, और उस मदद में ये कामयाब भी हुए। उन लोगों को, उस परिवार को, लगभग 9 लोग थे वो, 2 भाई और 7 बहनें थी, उनको पाकिस्तान भेजने की जो बात की जा रही थी, लगभग बाघा बॉर्डर तक उनको पहुंचा दिया गया था, लेकिन वहां से वापस उनको फिर से आज अपने अपने घरों में वो पहुंच गए हैं। सफीर साहब, सबसे पहले जो आपने एक लड़ाई छेड़ रखी थी उसमें आप कामयाब हुए, आपने उस परिवार को कहीं ना कहीं एक राहत की सांस आज जो है वो दिलवाई है। क्या कहना चाहेंगे, कितना शुरुआती दौर में क्या लग रहा था आपको? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसमें मेरा कोई कारकर्दगी नहीं है कि मैं कहें कि भी हमने कर लिया, इसके अंदर एक पूरी टीम इन्वॉल्व थी। उस टीम के अंदर जो मेन पिलर था वो मीडिया था, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हमारे जितने भी लॉयर थे उनका बड़ी मेहनत है, इसके ऊपर पूरी रात जाके वो पटिशन बनाई, सेम डे फाइल की, सेम डे आर्डर निकाला, बड़ा टफ था ये। आपको पता है हाई कोर्ट से आर्डर निकालने में 3-4 दिन निकल जाते हैं, तो ये सारी चीजें मतलब इसके पीछे एक पूरी टीम का हाथ है, मेरा अकेले का कुछ नहीं है। बट ये कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाबी दी, और हम इसमें बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि भाई वो परिवार आज मतलब बिछड़ने से बच गए, जिनके बच्चे यहाँ रह गए थे कि भाई बाप को वहाँ भेज दो, बीवी को यहाँ छोड़ दो, बच्चे को वहाँ छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें जो आज कंक्लूड हुई, अल्लाह ताला ने उनको मतलब किया, और सभी लोगों की मेहनत है इसके पीछे। और जो दर्द रहा इसके दरमियान में, तो सबसे पहला जब स्टार्ट हुआ था मौका, तो आपको भी डैंग साहब याद होगा, मैंने कुछ मीडिया के जैसे आप हो गए, जैसे कुछ लोग जो मतलब फ्री जर्नलिज्म करते हैं, जो कभी किसी से डरते नहीं, मैंने सबको कॉल की। लेकिन हर किसी के जहन में एक था कि यार कहीं हम किसी पाकिस्तानी की वो तो नहीं करने जा रहे हैं। मतलब फोन पे समझाना मुश्किल था अगले आदमी को कि भाई नहीं यार जेन्युइन केस है, क्या चीजें, तो लोग डर भी रहे थे। तो खैर आप पहुंचे उसमें, वहां पर और भी जो जर्नलिस्ट वहां पर पहुंचे, उन सबका हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने शुरुआत की। शुरुआत करना बड़ी बात होती है। तो उससे पहले ये था कि एडवाइजरी आ गई जी, आप ऐसा कोई वीडियो नहीं चला सकते, आप ऐसी इस पर कोई बात नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें थी, डर तो लगता है जी। देखिए पता नहीं कौन सी एडवाइजरी, मैंने तो कोई पढ़ी नहीं थी। जब 1-2 लोगों से बात, उन्होंने कहा जी एडवाइजरी हम तो वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो मैंने कहा जी कोई एडवाइजरी है इस तरीके की, मेरे को भेजा नहीं होता। तो फिर मैंने एट द एंड सोचा, मैंने कहा ये जो एडवाइजरी होगी, चलो ये डर रहे हैं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं अपने फोन से करूंगा जाके, फिर वो क्या कर सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा हम लड़ेंगे जाके। तो हम थाने पहुंचे, जाके कार्रवाई शुरू की। जब पहले मैं एसएचओ साहब से मिला अंदर, तो मेरा वो जो कैमरा मैन था साथ में था, तो उन्होंने कहा जी, हाथ जोड़ के वो इंस्पेक्टर साहब खड़े होकर कहते हैं जी रिक्वेस्ट है यहाँ शूट मत करो। मैंने कहा जी हम कोई चोरी वाला काम करते नहीं, आप सिर्फ आपसे पूछते हैं किस लॉ के तहत, किस कानून के तहत कोई ऑर्डर जो दिया सरकार ने, वो ऑर्डर क्या है, कहाँ पे? जहाँ रखा हुआ था इनको बेलीचराना में। अच्छा, बेलीचराना। हाँ, तो मैंने कहा वो चीजें आप हमें दिखा दीजिए। ये भी एक पुलिस वाला 27 साल इसकी सर्विस हो गई है, तो वो हंसने लगे कि भाई इनकी 27 साल हो गई, मेरी तो अभी 10 साल भी नहीं हुई है। मेरे से सीनियर आदमी है, चलो रैंक में कम है वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे से भी सीनियर है। अब मैं खुद क्या बताऊं कि भाई ये किस तरीके से क्या हो रहा है। तो वो चीजें इस तरीके से थी। उसके अंदर डैंग साहब एक ही चीज, मेंटल से कब लाया गया उनको?
नहीं, इनका ये हुआ था कि बेसिकली जो जहाँ था ना, इनकी ड्यूटी थी कटरा में, इनको बुलाया गया सीधा यहीं, यहाँ पे यहाँ बुलाया गया। इनका दूसरा ब्रदर ऑलरेडी जम्मू में था, तो उनको एक थाने पे वहां पर बुला लिया इकट्ठे करके। तो जो वहां थे उनको मेंढर बुलाया और वहां से फिर उठा लिया। तो जो सिस्टर्स थी, सिस्टर जो थी वो तो मेंढर सलवा में अपने गांव में थी, तो उनको वहां से बुलाया कि भाई आपको थाने बुलाया गया है, कोई नोटिस सर्व किया गया, वहीं रिटर्न कर लिया गया साथ में ही, अच्छा, कि भाई कल को कहीं भाग ना जाए ऐसे। यार पुलिस का इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस को तो ऊपर से जो अपनी ड्यूटी जो उनको ऑर्डर था वो किया। फिर एसडीपी साहब से बात हुई, एसएसपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम तो ऑर्डर के बांधे हैं, ऊपर से आया कि ये करो, हमें तो करना है। अलबत्ता आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए, कोर्ट जाइए, जो भी आपके रास्ते हैं तो वो खुले हैं आपके लिए, वो आप करिए उस पर। बट इसमें दुखद सबसे जो रहा, मैं समझता हूँ कि भी सरकार को ये निर्णय लेने से कम एक स्पेसिफिकेशन निकालनी चाहिए थी कि भी कौन लोग कब से यहाँ रह रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट है पाकिस्तान का, नहीं है, या किसको हम कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी नागरिक है। एक तरीके से बदनाम कर दिया ना। आज चलो कोर्ट ने राहत दी, वो घर वापस गए, लेकिन बदनामी तो होगी ना कि ये तो पाकिस्तानी। आज तक मुझे खुद पता नहीं था, और जब उस लड़के ने मेरे को फोन किया और मुझे पता चला कि इस तरीके का, मैंने कहा आपका ये ऐसा कैसे मामला बन सकता है भाई, आप तो 27 साल से पुलिस में मैं देख रहा हूँ, तो मतलब आप पाकिस्तानी कब से होगे और कैसे होगी। जब मेरे लिए शॉकिंग था, मैं मेरे फैमिली नॉन में थी इतने सालों से, मुझे लगा यार ये कैसे क्या हो सकता है। तो एक जो आम आदमी जो जानता ही नहीं था, उनके सामने तो बदनाम हो गया ना, यार ये तो पाकिस्तानी। क्या मतलब कारण क्या बताया गया था? कारण बेसिकली इसका जो बेसिक स्टोरी है, मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, आपके चैनल पे भी बता चुका हूँ कि भाई आराम से बताओगे हाँ। ना, अब तसल्ली है। तो 1965 से पहले 400 साल का भी इनका इतिहास उठा के देखेंगे तो इनका गांव वही सलवा है। अच्छा, मतलब इनके कहीं वही मूवमेंट नहीं थी या कहीं जमीन खरीद के नहीं गए थे, वही गांव सलवा पुराना गांव है। अब सलवा पुराना गांव जो है ये तहसील मेंढर के अंदर पड़ता है, और मेंढर जो है आज की जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी पुंछ, इससे भी बड़ा मेंढर था, सिर्फ एक एरिया। तब पॉपुलेशन कम होती थी, एरिया वाइज बहुत बड़ा रहता था। आज वो 1965 के वार के बाद जब ये पीओजेके का मामला बना और पीओजेके आधा हिस्सा हमारा उनके पास चला गया, तो वो आधा हिस्सा जो है वो पीओजेके में है, आधी मेंढर उस तरफ है। और डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का मैं समझता हूँ 80% ऑफ द लैंड जो है वो पीओजेके में है, हमारे पास 20% ही है, 80% तो उस तरफ है, ये त्राड़ खाल से लेके और फिर एंड तक। अब होता क्या है कि उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन होती नहीं थी, ये अकेले, मतलब जो इनके दादा थे वो 3-4 भाई थे, लेकिन जो इनका फादर था ये अकेला था। ठीक है जी, मतलब ये इनका अकेला बेटा था, शादी हुई, 2 बच्चे इनके यहाँ पर पैदा हुए इन 9 में से। तो ड्यूरिंग वार क्या होता है कि ये बॉर्डर पार कैसे हो जाते हैं कि बॉर्डर पार वो गांव एक ही है, वो तहसील एक ही है, तहसील एक ही है, उस टाइम एक ही तहसील थी, एक ही तहसील थी, एक ही एरिया था। तो जब जंग लगा तो उन्हें भागने के लिए क्या किया, जैसे हम ये इसको एग्जांपल को समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई ये इस तरीके से समझ लीजिए जैसे हम आज यहाँ पर खड़े हैं बेमाल के सामने, जंग हो जाती है तो हम अपनी जान बचाने के लिए जीवल चले जाएं, या थोड़ा सा जीवल से आगे चले जाएं, या ये समझ लीजिए कि जम्मू का ही एक हिस्सा है, हम यहाँ से कोट बलवाल चले जाएं। ठीक है जी, इस तरीके से लोग माइग्रेट हो, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, देखा कोई वहां पर रिलेटिव है यार कोई, उसके पास चलते हैं, सारे एक जगह इकट्ठे रहते हैं, पता नहीं क्या गोलाबारी हो रही है, क्या किस तरीके से हो रहा है। जब जंग खत्म होती है तो जंग खत्म होने के बाद जब फैसला होता है कि जो जहां है वहां पर एलओसी क्रिएट कर दो, तो एलओसी जो आती है तो वो आधी मेंढर को उधर छोड़ती है, आधी को उधर छोड़ती है। तो ये इसमें लोगों की तो ऊपर वाले के सामने कोई गलती नहीं है, ना वो भाग के गए थे, ना कुछ और हुआ था। अब जब ये हो जाता है, जब एक बॉर्डर के पार नहीं फंस जाता, ये टेक्निकल पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उनको वहां पर एक तरीके का वो कैंप जिसको कहते हैं शरणार्थी कैंप, वो बना के एक तरीके की मैं समझता हूँ जेल ही उस एरिया के अंदर जो थी, कि जो भाई इधर के लोग रहने वाले थे उनको उस एक तरीके की जेल में डाल दिया। वहां पर ये रहते हैं 12 साल, 12-13 साल वहां पर रहते हैं। इनका वहां पर, हाँ उस कैंप पे, इनका वहां पर कोई घर नहीं था, इनका कुछ नहीं, किसका 2-3 बच्चे और एक फादर मदर इनके। अब वो 13-14 साल का जब टाइम गुजरता है तो ये बाकी के जो बच्चे हैं, बहन भाई हैं, ये जो छोटे जिनको सबको भेजने के लिए किया, तो ये पैदा होते हैं वहां पर उस कैंप में। 10-12-15 साल के बाद जब हालात ठीक होते हैं, यहाँ पर भी लोग विस्तारकों को वो कह रहे हैं जी बुलाइए, जो उधर के थे इधर बुलाइए इधर, वो तो हर साल हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी नई सरकार रही थी वो करती रही है। 2010 तक लोगों को सेटल किया गया है, तो 83 के अंदर ये इनको वापस भेज दिया जाता है। ये वापस अपने गाँव आए थे, इनकी जमीन है वहां पर, घर है, तब तक तो टूटा फूटा था, 10-15 साल के बाद आए ये, तो इन्होंने अपना घर शर ठीक किया, आगे वहां पर रहना शुरू कर दी। अब क्या होता है कि भाई वो एक लिखा गया कि ये पीओजेके से आए हैं 1983 में, ना ये पासपोर्ट वहां पाकिस्तान का कैरी कर रहे थे, ना लेके आए। आज भी पीओजेके पाकिस्तान के अकॉर्डिंग सोचें या जिनेवा उसके फैसले के तहत सोचें तो पीओजेके पाकिस्तान कहता है ये आजाद कश्मीर है, ये आजाद है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने इनको प्राइम मिनिस्टर दे रखा है। आज भी वो कठपुतली है क्या है वो दुनिया को पता है, लेकिन उन्होंने रखा तो है। आज भी वो अपना हिसाब पीओजेके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे कि हम अपने इंडियन जो लोग हैं उनको उठा के पाकिस्तान के हवाले वाघा बॉर्डर से करने जा रहे थे कि ये पाकिस्तानी है। ये पीओजेके से भी आए होते या पीओजेके के भी रहायशी होते तो भी ये पाकिस्तानी नहीं थे।
क्योंकि पाकिस्तान खुद नहीं मानता कि वो हमारा हिस्सा, वो आजाद खुद नहीं मानता और हम खुद नहीं मानते। हमने 25 सीटें वहां पर रिजर्व रखी हुई है, बिल्कुल रिजर्व रखी हुई है। और हम आज भी कहते हैं, मुझे बिल्कुल याद है, आपको भी याद होगा कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि पीओजेके के लिए कोई कुछ बोलेगा तो हम जान ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो एक तरफ से हम दावा करते हैं कि वो जमीन हमारी, हमारी है, बिल्कुल वो जगह हमारी है, वो लोग हमारे हैं। बिल्कुल दूसरी तरफ से हम इनकार कैसे कर सकते हैं कि जो वहां पर छुपने के लिए गया था जंग के दरमियान और वापस अपने घर आ गया तो वो पाकिस्तानी कैसे हो गया? यही सवाल था जिस सवाल को चिल्ला चिल्ला के मैं कल सरकार के सामने रख रहा था। इसके अंदर एक बड़ी लापरवाही है। ये आर्डर निकालने से पहले कम से कम इसके ऊपर एक्साइज होनी चाहिए थी कि भी किन लोगों के लिए। अब निकालिए भाई, जो टूरिस्ट वीजे पे आए हुए हैं आपके, या यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म वीजे वाले आए हुए उनको निकालिए। उसके बाद एक दूसरा लॉ यहाँ पर कंट्राडिक्ट करता है, वो ये है कि भाई एक तरफ सरकार कहती है जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी रहने वाला, वो किसी भी स्टेट का कहीं का भी है, 15 साल अगर उसको हो गए तो उसको हम डोमिसाइल लेंगे। ये लॉ था। उसके मतलब आपको पता 55,000 के आसपास डोमिसाइल यहाँ पर दी गई है लोगों को कि भाई ये 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो दूसरी तरफ से 55 साल वाले को जो डोमिसाइल मिली है उसको आपने पाकिस्तानी कैसे बना दिया? ये इनका खुद का ही लॉ जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है। और तीसरा सवाल यहाँ पर ये उठता था कि भाई ठीक है, आपने वो भी नहीं माना, ये भी नहीं माना। पाकिस्तान आप जब भेजोगे, बॉर्डर से पार करोगे, किसको करोगे? जो वहां से पासपोर्ट लेके आया था, किसी पासपोर्ट पे वीजा लगा होगा उसका, उसके पास उसने कैरी किया होगा पाकिस्तान का पासपोर्ट और उस पर वीजा लगा के वो इंडिया में आया। आप उसको पार करते हैं, वो उसको लेंगे भी, ठीक है भाई वो पाकिस्तानी नेशनल है, वो उनका नागरिक है, वो गेट से पार करें, वो घर जाएगा अपने। लेकिन इंडियन पासपोर्ट वाले को आप क्या कह के उस गेट से पार करेंगे कि इसको आप क्यों ले जाओ जी? क्या हुआ था 65 में, क्या हुआ था 83 में, वो कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? तो ये बहुत सारी चीजें जो उसको कंट्राडिक्ट कर रही थी। यही चीजें जो है ऑनरेबल ग्राउंड, हाँ, यही ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब रखा भी, ये जनाब इनका पासपोर्ट, ये इनका पैन कार्ड, ये इनका आधार कार्ड, ये इनका स्टेट पे जो महाराजा ने दिया था, ये इनके लैंड के पेपर, तो इसके बाद नागरिकता के लिए क्या बचता है? पहला सवाल यहाँ था। अब दूसरा एक सवाल मैं आपकी विसात से सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि अगर 50-50 साल लोगों को यहाँ पर 60-60 साल हो गए, एक बहन हमारी थाना मंडी से जो प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की, 10 साल हो गए उसको, 2000 मतलब 60 साल की उम्र में उसकी रिटायरमेंट हुई, 10 साल रिटायर हुए होगी तो 70 साल उसकी एज होगी। आज जिस औरत की उम्र 70 साल हो, मतलब मैं अपनी मदर की बात करूं तो 50 साल एज है उनकी, तो हम समझ सकते हैं जिस औरत की 70 साल उम्र हो तो उसके बच्चे कितने कितने बड़े होंगे? उनके बच्चे क्या पड़पोते आगे से कितने बड़े होंगे? वो स्कूल पड़पोते जा रहे होंगे, उसका तीसरी नस्ल चल रही होगी। आज उसको अचानक से आप कहेंगे जिसका पाकिस्तान के अंदर लेना देना कोई नहीं है, कोई उनका रिश्तेदार नहीं है, वहां पर कोई रहने की जगह नहीं है, कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, उसको आप वहां से उठा के लाएंगे वाघा बॉर्डर, आप यहाँ से वहां भेजेंगे, इसको किसके पास भेजेंगे और क्यों भेजेंगे? और ये भेजने से कितनी हमारी जो है नेशनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट हो रही है, इसके बारे में कौन सोचेगा? आप एक ऐसा पुलिस वाला जिसको 27 साल हो गए सर्विस में, बहुत कम थाने ऐसे बचे हैं जहां पर उसने नौकरी नहीं की है, उस आदमी को आप पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं, वेल ट्रेंड आदमी को। तो ये क्या नेशनल थ्रेट नहीं कि एक ट्रेंड किया हुआ इंडियन सोल्जर, और वो सोल्जर जो जम्मू कश्मीर जैसी इलीट पुलिस का आदमी है, उसको आप बगैर सोचे समझे जो है वो सीधा वहां से कर देते हैं। लेकिन इन्हीं सवालों को जब हमने मीडिया पे उठाया, एडमिनिस्ट्रेशन के भी कानून बचा, अच्छे पुलिस वाला है, तो फिर उसको यहाँ से बाइफरकेट किया, बाकी वालों को वाघा बॉर्डर ले गए, उसको मेंटल ले गए वापस। ये हमें कल पता चला है जब वहां से लोग वापस आए, मैंने कहती कि ये तो 8 ही 9 का है हमारा, तो तब बताया कि जिसको रात को ही यहाँ से मेंटल ले गए। तब ये गवर्नमेंट के दिमाग में और एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में ये तो पुलिस वाला इसको कैसे भेज दिया? तो मतलब 100 के आर्डर बनाए इन्होंने, 100 के आर्डर लिखे, और सरकार से गिला हमें ये कि सरकार को कम से कम इसके लिए कोई एक स्पेसिफिकेशन निकालनी चाहिए थी, कौन लोग कब आए थे, कैसे गए थे, किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन भी उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते काम कर सके। जिस समय हमने आपको वहाँ पुलिस पोस्ट बेरीचरान में कवर किया था, उसके कुछ देर के बाद जो है काफ़ी खुशियाँ जो है वो बना रहे थे आप सारे लोग कि ऑर्डर आ गया है, अब हमें वहाँ से वहाँ नहीं भेजा जाएगा या कुछ ऐसा। फिर भी उस परिवार को जो है वहाँ तक पहुँचा दिया गया, और ऑर्डर अभी मेरे को लगता नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट कुछ मिला होगा, क्योंकि ऑर्डर हुआ होगा तो उसकी ऑर्डर कॉपी मिली नहीं होगी, तो वो कारण रहा नहीं। उसमें एक चीज देखिए, जैसे ही वहां पर वो ओपन कोर्ट चल रहा था उसमें, जब हम थाने पे तो वहां पर कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, वकालत पेश थे, बहस चल रही थी, डिस्कशन हो रही थी। उसके बाद जज साहब ने ओपन कोर्ट में ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आपके फेवर में आ गया, ऑर्डर हमारे फेवर में, मतलब उनको बोल के बता दिया, वो बोल के लिखवाते हैं वहां पर, उन्होंने बोल के लिखवा दिया कि भाई इनको स्टॉप किया जाए, ये यूनियन टेरिटरी से बाहर इनको नहीं भेजा जाए। वो ऑर्डर हो गया, स्टे हो गया, हमें पता चल गया, तुरंत वहां से कॉल आई कि भाई आपका स्टे ऑर्डर हो गया। अब होता क्या है बेसिकली कि जैसे ही आने के बाद कुछ भी ऐसा कोई भी और भी कोई मामला हो, किसी पे किसी भी तरीके का मामला हो, जब कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहत पुलिस को भी पता लगता है, यार कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अभी आधे घंटे में आया, घंटे में आया, 2 दिन में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो ऑर्डर तो हो गया भाई। तो पुलिस भी अपना काम ढीला कर देती है कि भाई अब ऑर्डर आ गया, या अभी आधे घंटे में चला जाएगा या कल सुबह चला जाएगा, इसको जाना है, ये क्लियर होता है। तो वो एक तरीके की हमें खुशी महसूस हुई। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट ये था कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वैसे भी आजकल नॉर्मल आप छोटे कोर्ट का भी ऑर्डर लेंगे अगर, तो उसको भी 1 आध दिन लगता है अपलोड होने में, फिर डाउनलोड करो उसको, ये करो, वो टेक्निकल चीजें हैं। अब इन टेक्निकल चीजों के बारे में ज्यादा हमें भी पता नहीं कि भाई अंदर किस तरीके से क्या होता है।
तो जब हमने सोचा कि ऑर्डर दे दिया तो जैसा भी दे दिया होगा, लेके आ रहे होंगे, आधे घंटे में घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन उसका प्रोसीजर ये था, वो ऑर्डर एक बार कर दिया, उसके बाद कोर्ट खत्म होगा, कोर्ट खत्म होने के बाद ऑर्डर बन के आएगा, जैसे सब साइन करेंगे, फिर वो अपलोड होगा, फिर वेबसाइट से आपको डाउनलोड लेना है, फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेनी है। ये इस तरीके का प्रोसीजर था। और प्रोसीजर पर जब चले गए तो ये उनकी जो कार्रवाई उस दिन चलती रही, क्योंकि और भी बहुत सारे केसेस थे। और जैसा कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि पूरा दिन वो बैठे 7 बजे तक, 7:15 रात को वो ऑर्डर बन के, जब जो उन्होंने लिखवाया था दिन को ओपन कोर्ट में, वो वापस आता है 7:15 साइन होता है ऑर्डर को। अब साइन होने के बाद अगला टेक्निकल पॉइंट क्या है कि इसको अपलोड होना है वेबसाइट पे, वेबसाइट पे अपलोड होना है, उसका नंबर लगेगा और अपलोड होगा। तब तक क्या होता है कि जो क्लरिकल स्टाफ के लोग हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि अब 7:30 बजे जाहिर सी बात है साइन होता है। जैसा अब उठ गए तो उन सब ने देखा यार सुबह से बैठने, वो भी निकल गए। हमने कोशिश की 8 साढ़े 8 तक कोशिश की कि भाई किसी तरीके से अपलोड हो जाए, नहीं हो पाया रात को। तो उस दरमियान में क्या होता है कि भाई हम जब तक वहां पर खड़े थे, मीडिया वाले लोग खड़े थे, तब तक पुलिस की गाड़ी आती है और वो वेट कर रहे होते हैं कि भाई जैसे ये लोग निकले तो हम इनको ले जाएं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कहाँ ले जाने के लिए, क्या प्रोसीजर है इनका, क्योंकि कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, अभी नहीं आएगा तो सुबह आ जाएगा। ये पुलिस को भी पता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो इनके पास भी है, कोर्ट से भी इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई ऑर्डर हो गया। तो इन सारी चीजों के दरमियान में जब हम थोड़ा सा वहां से निकले कि भाई बाकी जो लोग मेंटर थे उनको लाया गया और डीपीएल जम्मू रखा गया है, तो हम डीपीएल की तरफ मूव किया कि वहां जाके देखते हैं भी कहाँ रखा, कैसे क्या है। जब तक हम डीपीएल पहुंचे तो पता चलता कि पीछे उनको थाने से निकाल लिया, अलग अलग 2 गाड़ियों में। एक आदमी को गाड़ी में बैठाया तो उसको गांधीनगर थाने लाया, दूसरे को बैठाया तो लेके निकल पड़े रिंग रोड। को अलग कर दिया। भाइयों को दोनों को अलग कर दिया 2 गाड़ियों में। अब वो अलग इसलिए किया, एक को तो वापस पुंछ भेजना था जो पुलिस वाला था, तो दूसरे को भेजना वाघा बॉर्डर। अब वो पुलिस की क्या टेक्निकलिटी थी, वो क्यों कर रहे थे इस तरीके से, उसका हमें समझ नहीं आई। जब वो लेके वहां से निकले तो हमने वहां से आके फोन किया, उन्होंने कहा जी यहाँ से तो निकल गए। अब जब फोन पहली बार किया तो उठा लिया, एक को किया उसने उठाया, दूसरे को उसने दोबारा वापस पलट के 5 मिनट बाद कॉल किया तो दोनों के नंबर बंद हो गए। वो पुलिस ने नंबर बंद करवा लिए उनके, एक को गांधीनगर थाने ले गए, दूसरे को सीधा जी रिंग रोड पे। हम खुद परेशान हो गए, भाई कहाँ गए, हम डीपीएल खड़े हैं। डीपीएल वालों को पूछा, उन्होंने कहा जी हमने बंदे आए थे जो पुंछ से, उनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, वो इसलिए निकल गए, सीधा ही वो रात को वहां जाएंगे। तो फिर जो इनको कैरी कर रहे थे, जो इनको देख रेख कर रहे थे, वो डीएसपी हेडक्वार्टर पुंछ से आए थे। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जनाब ये मामला है, वो हमारे लोग कहाँ गए और आप कहाँ लेके जा रहे हो, जबकि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है और थोड़ी देर में आ जाएगा हमारे पास ऑर्डर। तो उन्होंने कहा जी ऑर्डर आपका आ भी जाएगा, आप ये समझ लो आपने कॉपी मुझे दे दी, मैं तो भी कुछ नहीं कर सकता। इसको इम्प्लीमेंट करना है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी साहब ने या डिविजनल कमिश्नर साहब ने, तो आपको वहां अप्रोच करनी चाहिए। तो डिविजनल कमिश्नर साहब को अप्रोच करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी देखिए ये डिप्टी कमिश्नर तक का लेवल का काम है, वो इसमें पार्टी है, तो इनको उन्हें वहीं से इम्प्लीमेंट होना। तब तक तो ऑर्डर भी हमारे हाथ में नहीं था। तो खैर ये रात क्लैरिटी होगी, वो रात तो हमारे पास मतलब बड़े सदमे से गुजरी कि भाई लोगों के फोन बंद है और यहाँ से उठा लिया गया, लेके चले गए। इन्होंने रात को फिर उनको कठुआ में रोका, कोई पुलिस की वहाँ पर कॉलोनी वगैरह या कैसे है वहाँ पर रोका इनको रात को। ये रात को वहाँ रह गए, सुबह अर्ली फिर निकल गए वाघा बॉर्डर के लिए, वहां से इनको लेके। तो जहां तक भी कंफर्मेशन की कॉल हमने की, पुलिस वाले किसी से बात हुई या कुछ हुआ, 7 बहनों को और एक भाई को, 8 लोगों को ये वाघा बॉर्डर लेके चले, एक भाई को वापस भेज दिया मेंढर। उसका भी हमें कोई पता नहीं, पता कुछ नहीं, क्योंकि उसका फोन बंद था। उसका फोन आज 4 बजे के बाद लगना शुरू हुआ है। तो ये जब सिलसिला हो गया तो हमने सोचा कि भाई ये किस तरीके से क्या हो रहा है, हम खुद परेशान हो गए, भाई उस बॉर्डर से क्रॉस करा रहे हैं, यहाँ से करा रहे हैं या ऐसे कहीं छोड़ के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रही। तो परेशानी का बन गया हाल। तो सुबह खैर 8:30 बजे हमें ऑर्डर अपलोड हो गया था, 8:30 बजे उसकी कॉपी मिल गई। 9 साढ़े 9 के आसपास जैसे कोर्ट खुलना शुरू हुआ, जैसा भी कहीं जल्दी आ गया, तो हमारा वो सर्टिफाइड कॉपी भी मिल गई हमें उसकी। तो यानी कि 10 बजे ऑलमोस्ट सर्टिफाइड कॉपी के साथ हमारे पास हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सारी पहुंच गई थी। तो हमने पहली अटेम्प्ट जो थी वो डीसी साहब के पास की, डीसी साहब के पास की, और डीसी साहब के पास कम से कम 15-20 लोग वहां पर पहुंचे। उसमें बुगलाज रात थे बहुत सारे पुंछ के, वो पहुंचे, सारे ऑर्डर लेके जनाब ये है और इसको इम्प्लीमेंट करिए। अब इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या था कि एक डीसी साहब ने एक ऑर्डर निकालना था कि पिछला ऑर्डर कैंसिल और इन लोगों को वापस जो है रिवर्स लाया जाए। वो ऑर्डर डीसी साहब ने करना, क्योंकि डीसी साहब के ऑर्डर पे ही उठाया गया था। उसमें उन्होंने रेफरेंस देना था कि हाई कोर्ट ने इस तरीके से ऑर्डर किया तो आप इनको वापस ला सकते हैं। ये ऑर्डर करने के लिए डीसी साहब को 4 बज गए उस दिन के, जिसकी वजह से हमें फिर प्रेस क्लब जाना पड़ा। ये हल्ला हुआ सारा। डीसी साहब ने कहा जी देखिए इसमें मैं भी पार्टी हूँ, एसएसपी साहब भी पार्टी हैं, फलां भी, तो इसको एसएसपी साहब कर लें क्योंकि ये पुलिस का काम है। जबकि जब उसको टेक्निकली तरीके से देखें तो डीसी साहब ही कर सकते हैं, उसको एसएसपी नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमने सोचा जी हमें कोई भी करे, मरता क्या करता है, उसको तो 2 घोट पानी की चाहिए, जो मर्जी दे दे। तो लड़के उठे चले गए एसएसपी साहब के पास। तो एसएसपी साहब ने कहा यार मेरा तो काम ही नहीं है, मेरे तो पुलिसिंग वाला, मुझे जो ऑर्डर आएगा उसको इंप्लीमेंट करना है, एक्सेप्ट करना है। अब ये वो है नहीं है। तो हमने जोर दिया, वकला ने जोर दिया कि भाई इसमें आप भी पार्टी हैं, आप भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो एक ग्राउंड उन्होंने तैयार किया, लेकिन खैर एट द एंड उन्होंने भी नहीं किया। तो ये आर पार की लड़ाई वहां पर शुरू होगी। डीसी साहब कह रहे हैं, एसएसपी साहब करेंगे। बेसिकली हर कोई अपनी स्किन को बचा रहा था कि कोई इंप्लीमेंट कर दे, मैं ना करूं। इस बात की हमें समझ नहीं आई। फिर यहाँ आए हम, मीडिया तरह से बात की हमने, अपने प्रोटेस्ट रखा वहां पर उसके प्रेस क्लब में। उसके बाद थोड़ा सा जब हल्ला हुल्ला पड़ा तो करना पड़ा इनको। सुबह का 10 बजे का ऑर्डर दिया हुआ, 5 बजे इंप्लीमेंटेशन की डीसी साहब ने। फिर भी डीसी साहब नहीं किया।
उन्हें नहीं करना था, किसने करना था? उन्हीं के हाथ में था। उन्हीं के हाथ में था। 5 बजे भी हमें कोई हार्ड कॉपी नहीं मिली। उन्होंने कहा जी इंटरनली हमने जो करना था वो कर दिया। उनको पता अब हार्ड कॉपी इनको देंगे फिर मीडिया में जाएंगे लेके। तो मैंने कहा जी एट द एंड जो भी जैसे भी किया हमारे बंदे वापस आने दिया, हमें क्या मतलब जी आप इंटरनली करो या एक्सटर्नली करो, हमें उससे क्या लेना देना है। 5 बजे के बाद ये खबर आई कि जी वो इंटरनली कुछ हो गया है तो बंदे आपके वापस आ रहे हैं। तब तक जो ये टार्चर हुआ ना, सुबह से लेके शाम तक वहां धूप में बैठना है पूरा दिन, और इस इंतजार में कि अभी यहाँ से गेट पार कराएंगे कि अभी कराएंगे। उनके तो फोन बंद है, उनको तो नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, कोई ऑर्डर आ रहा है नहीं आ रहा है क्या रहा है, उनको तो पता कि अब जाना है। और जाना कहाँ है, मैं समझता हूँ कि ये समझ लो सीधा जिंदा दफन करने वाली बात थी। ये सीधा ये समझ लो दफन करते हैं ना, किसी को डेड बॉडी को लेके जाते हैं तो उसका इतना वो दुख नहीं होता, जान निकली हुई है तो दफन कर रहे हैं। इनको जिंदा दफन करना था, पाकिस्तान के हाथ वाले करना था, तो उन्होंने इनको जिंदा वहां पर टॉर्चर करना था, इन्फॉर्मेशन यहाँ की निकालनी थी क्योंकि तो इंडियन नेशनल थे। तो उसके बाद वो कहीं मार के फेंक देते, वो तो अपने लोगों को नहीं छोड़ते, हमारे लोगों को कहाँ छोड़ेंगे। तो ये होने जा रहा था जो एक मैं समझता हूँ कि बड़ा दुख भरी कहानी, और दुख इस चीज का भी है कि भाई 60 70 साल लोगों को हो गए, आज भी अगर आप इनको अपना नागरिक नहीं मानते हैं और ये पीयूजेके के लोग हैं, तो अपना क्लेम जो हम करते हैं पीयूजेके पे वो फिर किस मतलब विच ग्राउंड से हम उनको फिर वो क्लेम करते हैं कि जमीन हमारी है, या तो फिर हमें सिर्फ जमीन से प्यार है, लोगों से प्यार नहीं है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार से हम पूछना चाहते हैं और आपकी वजह से हम करेंगे। आज हमने अनाउंस भी किया है कि भाई इनको नागरिकता आज तक क्यों नहीं मिली, इसकी एक लड़ाई शुरू करना चाहते हैं। ये एक लोग नहीं है, ऐसे बहुत अनेक लोग हैं, और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर कि आज तक 50 साल 60 साल इन सब लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम में या मिनिस्ट्री ऑफ जो भी इनको ये देती है नागरिकता यहाँ की, उन सब के अंदर भी एप्लीकेशनें डाल रखी हैं नागरिकता के लिए। तो वो आज तक मिली क्यों नहीं? 50 साल गुजर गए, वो फाइलें कहाँ दबा के रखी हैं और क्यों दबा के रखी हैं? जबकि एक तरफ आप आरसी और पता नहीं कौन सा वो नया नया कानून ला रहे हैं कि भाई फलां कंट्री के आएंगे हम उनको भी नागरिकता देंगे, फलां के आएंगे हम उनको भी देंगे। तो इनका गुनाह क्या है? ये सरकार हमें थोड़ा सा बताए कि इनका गुनाह क्या है। या तो आप ये मानिए कि भाई वो जमीन आपकी नहीं है, या आप वो जमीन को मानते हैं हमारी है, तो वो लोग किसके हैं? पाकिस्तान ने तो एक तरीके से मतलब वर्ल्ड वाइड उसने एक मैसेज दे रखा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर उनका अलग, वो चीज अलग है, हम अलग हैं, हम पाकिस्तान अलग चीजें हैं, हम पीओजेके नहीं है। तो इंडिया ये क्लेम करता है पीओजेके हमारा हिस्सा है, जिसका हम भरपूर साथ देते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, वो तो हमारी जमीन छीन के लेके हो। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर उस पर हमारा क्लेम है तो उन लोगों पे हमारा क्लेम क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूँ उस टेरिटरी से इस टेरिटरी में आने के लिए तो वीजा भी नहीं चाहिए होना चाहिए, क्योंकि वो तो हिस्सा ही हमारा है ना। बिल्कुल। एक पुंछ से दूसरे पुंछ में बंदा जाए, उसको क्यों वीजा चाहिए भाई? वो तो आ सकता है, उससे क्यों नागरिकता यहाँ पर पूछनी चाहिए? वो तो हमारे लोग हैं। तो ये बहुत सारे कंट्राडिक्ट सवाल जो है हमारे ही कानून के, हमारे ही चीजों के इम्प्लीमेंटेशन के फर्क है। एजेंसीज को देखना है किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, वो तो सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। अब परिवार का क्या अभी हाल है, खुश हैं सब? नहीं देखिए, परिवार का जो मैं समझता हूँ कि बच्चे और जो बेचारी मेरी बहनें यहाँ पर रह गई थी, वो तो एक तरीके से समझ रही थी, अपने आप को विधवा समझ रही थी कि भाई अब तो खत्म हो गया सारा कुछ हमारा। आज वो खुश हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने उनको राहत दी, उसको लेके बहुत खुश हैं वो। तो हम सभी लोगों का, उन सभी लोगों का जिन्होंने दर्द दिल रखा, किसी ने एक कमेंट भी लिखा ना अगर, हम उसका भी शुक्रगुजार हैं कि इससे ऊपर मैं समझता हूँ कि ये ऐसा कुछ मुझे लग रहा था कि जैसे 1947 के बारे में हमने सुना है, तब हम थे तो नहीं, कि 47 में ऐसे हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे 47 रिपीट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था उसको देखे कि 47 रिपीट होता हो नजर। ऐसे ही उस टाइम पे लोग भागे होंगे इधर उधर, ऐसे ही उस टाइम पे भी माँ से बेटा बिछड़ गया होगा, बेटे से माँ बिछड़ गई होगी, बीवी से उसका पति, उसका घर वाला बिछड़ गया होगा। तो मुझे मतलब वो एक एहसास हुआ कि जो हमने सुनी थी स्टोरी वो इस तरीके से हुई होगी। तभी उस दिन मैं आंखों में आंसू लेके, तो मतलब दर्द दिल जो लोग रखते हैं, तो वो घर पे हूँ कहीं पर भी हूँ, सब रो रहे थे उस दिन। और खासकर हमारे पीर पंजाल के अंदर तो उस दिन बहुत बुरी हालत थी, किसी घर में उस दिन खाना नहीं पका। फिर भी जब ये स्टोरी आपके द्वारा या परिवार के द्वारा बात रखी गई, रो रहे थे बच्चे, औरतें रो रही थी, नीचे ना कमेंट सेक्शन आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी हैं, घुसपैठिए हैं, इनको बाहर निकाल दो, इनको अच्छा कर रहे हैं। तो उसको देख के कैसा महसूस हो रहा था? देखिए, उसको देख के मुझे एक अफसोस ही कह सकते हैं कि अफसोस हो रहा था उसको देख के। मैंने भी बहुत सारे ऐसे कमेंट पढ़े कि पाकिस्तानी इनको जल्दी भगाओ, ये करो, ये पुलिस में कैसे था, ये मेरी नौकरी खा गया, ऐसे बहुत सारे सवाल वहां पर मैंने क्वेश्चन देखे हैं लोगों के। मैं उन सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये जो आप कर रहे हो ना, ये बेसिकली एजेंडा है ISI का। ये जो हम यहाँ खेल रहे हैं ना, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के साथ खेल रहा है, ये एजेंडा हमारा नहीं है, ये एजेंडा है ISI का, पाकिस्तान की सुरक्षा, वो जो एजेंसी उन्होंने बना रखी है बर्बादी के लिए। और ये एजेंडा है पाकिस्तान की आर्मी का, ये एजेंडा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कि इंडिया के अंदर इस तरीके का जहर फैलाओ, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं ना। हमारी एक स्टेट जितना पूरा पाकिस्तान है, बिल्कुल, तो उनके पास तो कोई ताकत है नहीं हमारे साथ लड़ने के लिए। तो वो इस तरीके का जहर जो फैला रहे हैं कि भाई एक बार इनके अंदर जहर फैले, ताकि ये हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, सिख हिंदू और
अपनी जो जिसको हम एक फ्लावर कहते हैं कि भाई हम यहाँ के गुलदस्ता हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ताकि ये आपस में फूट पड़े, ये आपस में लड़ मरे। इसकी एक जीती जागती जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताऊंगा। जो ये अटैक हुआ कश्मीर के अंदर, पहली बार हमने सुना कि नाम पूछ के मारे गए, पहली बार किसी का ये भी सुनने में आया कि पेंट उतारी गई। क्या इससे पहले और क्या इतना कोई बेला है अटैक करने वाला आदमी, क्या उसको अपनी जान की परवाह नहीं होती है कि भाई मारने जाऊँ, अभी फोर्सेस आएंगे मुझे भी मारेंगे, क्रैकडाउन लगेगा, आप पेंट उतार के देखोगे, आप नाम पूछोगे। क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि एक मैसेज देने के लिए, ताकि एक रिफ्ट जो है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद एक काम तो हुआ है ना कि हिंदू मुसलमान का ये थोड़ा सा गैप बढ़ा है। अब जो गैप बढ़ा हो, इसको गैप को इतना बड़ा कर दो कि ताकि ये लोग खुद ही आपस में मर जाएं। ये प्लानिंग है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की, पाकिस्तान की आर्मी की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की। हम लोग यहाँ पर कमेंट कर करके क्या कर रहे हैं? जो जितने भी चिंटू ये करते हैं ना कमेंट, तो एक तो मैं बताना चाहूंगा, ये चिंटू कमेंट करने वाले सारे हैं आरएसएस के, और आरएसएस को भी इस ऑर्गेनाइजेशन में मानता हूं कि जिस तरीके के ये हैं, इसको भी बैन कर देना चाहिए। अब ये कमेंट करने के आते हैं हिंदू मुसलमान का बाइफरकेशन। भाई देखिए, इंसान हो, इंसानियत के तरीके से सोचो। अगर ये काम सिर्फ छोड़िए, वो इफ्तिखार अली है, इफ्तिखार अली की जगह कोई अजय कुमार हो और उसको ये कह दिया जाए कि तो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाओ, फिर सोचो, फिर दर्द नहीं होगा आपको? तो फर्क क्या है? मैं 30 बार से ज्यादा ब्लड डोनेट कर चुका हूं। आज तक मुझे नहीं पता ये मुसलमान को लगा है कि हिंदू को लगा है कि सिख को लगा है। हमारे परिवार के अंदर बहुत सारे लोगों को बाहर से हमने ब्लड बैंक से ब्लड लेके लगाया, हमने कभी नहीं पूछा ये सिख का है कि हिंदू का है कि मुसलमान का है। तो फिर जब इस तरीके की चीजें होती हैं, कहीं एक के साथ इनजस्टिस होता है, तो फिर उसमें हम हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढते हैं? वो इंसान नहीं दिखता है क्या? उसके लिए हम ये नहीं सोच सकते कि इंसान है यार, वो किसी कम्युनिटी से है, कहीं से है, वो मतलब बने हुए इंसान की औलाद है ना, किसी इंसान की औलाद है। उसी तरीके का दर्द उसको हो रहा है जिस तरीके का हमें होना है। आज अगर वहां पर हम नहीं आवाज उठाते, डर के रहते, छुप के रहते यार, तो अगर यही हमारे बच्चों के साथ हो रहा होता तो कई सारे, जब आप चले गए वहां से, कई सारे मीडिया चैनल ने कहा कि आप ज्यादा भावुक हो गए, क्यों हुए, क्या आपके रिश्तेदार हैं? मैंने कहा भाई दूर दूर तक मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये दूर दूर तक, हाँ एरिया के हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, पर मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा रिश्तेदारी जरूरी है क्या? इंसानियत जरूरी है, इंसानी जरूरी है ना, कि भाई इसके बच्चे और मेरे बच्चे में क्या फर्क है? अगर वो 5 साल का बच्चा उसका रो रहा है, उसकी बीवी यहाँ पर बैठ के रो रही है, क्या गारंटी है कि कल सफी चौधरी का 5 साल का बच्चा बैठ के और उसकी बीवी बैठ के वहां नहीं रोएगी? उसके लिए मैं आज नहीं बात करूंगा तो कल मेरे लिए कौन बात करेगा? क्यों बात करेगा वो? इन सब चीजों को भूल के मुझे लगता है कि हमें अपना प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बना के रखना चाहिए। ये चीज कंट्री को आगे लेके जाएगी, और ये जो चिंटू कमेंट करते हैं ना, ये चीज जो है कमेंट जो है वो कंट्री को पीछे लेके जाएगी। और इससे साबित होता है कि भाई हम जो है वो उनकी एजेंसियों की, उनकी गवर्नमेंट की, जो हमारी दुश्मन कंट्री है, हम उसके तर्ज अमल पे चल रहे हैं। जब तक ये तर्ज अमल हम बदलेंगे नहीं, अपने नागरिकों पर शक करना नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ अगर ये है कि भाई वहां पर इतने सारे लोग मारे मिलिटेंटों ने, बिला शक वो मारने वाले कोई, मैं समझता हूँ कि भाई कोई उसका नाम कोई मुसलमान होगा, बिलाल है, कबीर है, कुछ है, जो भी है, समथिंग को नाम का मुसलमान होगा ना। किस मुसलमान को ये हिदायत कुरान पाक के अंदर दी गई है, हदीसों के अंदर दी गई है? या सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो दुनिया के लिए और हमारे लिए वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने कहा एक इंसान को भी अगर बेगुनाह मारते हो, पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हम तो अगर उसकी नहीं मान रहे हैं और हम कत्ल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम मुसलमान नहीं है, फिर तो हम नाम के मुसलमान है ना। तो वहीं पर देखेंगे अगर, तो वहां पर आदिल जैसे लोग भी तो थे जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो लोगों को इसको थोड़ा मिला के देखना होगा कि भाई अगर एक मारने वाला दुश्मन उस तरीके का है, तो मरने के लिए भी मुसलमान आगे खड़ा है ना। मैं तो उसको सच्चा मुसलमान मानता हूँ जो बचाने के लिए खड़ा हुआ। असल में ये इनको शहीदी का वहां से तोहफा दिया था कि जब आप शहीद हो जाओ तो आप जन्नत में जाओगे। शहीद आदिल हुआ है जन्नत में, उसका हक है जाने का। इन जैसे दरिंदों का नहीं, दरिंदों के लिए जन्नत नहीं बनाई गई है। जो निहत्ते लोगों की जाने लिए, उनके लिए जन्नत नहीं है, उनके लिए कोई वो नहीं है, उनके लिए कोई जिहाद नहीं। जिहाद किया उस बच्चे ने जिसने हाथ में कुछ भी ना होते हुए, लकड़ी भी हाथ में ना होते हुए अपनी जान दे दी, लड़ा, वो शहीद है। हम उसको शहीद मानते हैं, और मेरे गद्दारों को नहीं शहीद मानते जो किसी भी इनोसेंट आदमी की जान आके ले। तो ये सारी चीजें सरकार को समझनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सफीर चौधरी साहब हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया।